हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। मध्यकालीन भारत इस सीरीज़ में घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है इसमें हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन भारत। आज का टॉपिक है हमारा खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी यानी किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमनीन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफ़र खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया गया। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों जैसे शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। और चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय रतन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नौसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया गया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना आरंभ किया था। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जैसे खूत, मुकद्दम एवं चौधरी इनसे लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खूत यानी जमींदार और बलाहार यानी साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, चाहे इनाम, चाहे इंदरात या पेंशन तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि जो थी आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बर्नी जो लेखक है, इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में सिर मुगल के नेतृत्व में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम, खिलाफत उल अल्लाह आदि उपाधियां धारण की, जिनके वह सर्वथा अयोग्य था। नासिरुद्दीन खुसरौ शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। प्रश्न देखते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। जफर खां की मृत्यु हो गई मंगोलों से लड़ने के दौरान। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर एवं विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतया इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। कथन और कारण दिए गए हैं। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे और कारण यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ये कथन और कारण, इनके विषय में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन सही है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, परंतु कारण इसका गलत है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः कारण गलत है, कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। रणथंबोर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र और गुजरात कर्णदेव। 3 4 2 1 और सही उत्तर है हमारा डी 3 4 2 1। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान रणथंबोर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? मलिक काफूर ने। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई?
अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों सही उत्तर हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि के वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर जिसे घरी कर और चराई कर कहते हैं, दोनों कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब की भूमि पर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। तुगलक की अनुमान पर और अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर आधारित थी। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब के अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। पहला कथन है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत पर लागू किया। ये सही नहीं है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया। ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 ये दोनों सही हैं कथन। तो हमारा सही उत्तर होगा 1 और 3 सी, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तखरात की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों, जिन्हें खूत, मुकद्दम एवं चौधरी कहते थे, उनसे लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खूत यानी जमींदार और बलहार यानी साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। कथन और कारण दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, इसलिए लागू किया था। तो ये कारण सही नहीं है, जबकि कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। ये सही है, परंतु आर गलत है। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को शाहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना को बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था, अतः कथन सही है किंतु कारण गलत है। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नकद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की।
अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को शाहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1306 एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। निम्न में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं को इनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गईं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी शंकर देव सही है। वारंगल रामचंद्र देव ये गलत है। होयसल वीर बल्लाल सही है। मदुरा वीर पांड्या सही है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। रामचंद्र देव नहीं थे, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। शेष अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधियाँ धारण की। तो ये टॉपिक खिलजी वंश यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें देखेंगे तुगलक वंश। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।